अब तक बिहार की सियासत में कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन कोई सुल्तान नहीं कहलाया। सुल्तान जिसके एक हुक्म पर कलम की स्याही भी अपना रास्ता बदल दे, सुल्तान जिसकी मर्जी के बिना पटना में पत्ता भी न हिले, और सुल्तान जिसके खिलाफ उठी हर आवाज को कुचल दिया जाए। ये कहानी है बिहार के उसी सुल्तान की। एक ऐसा सुल्तान जिसने सच लिखने वाले कलमकारों की उंगलियों को तोड़ने के लिए प्रेस बिल जैसा काला कानून बनाया। एक ऐसा सुल्तान जिसके राज में वर्दी पहनने वाली पुलिस खुद जल्लाद बन गई, और एक ऐसा सुल्तान जिसका बढ़ता हुआ अहंकार और बेलगाम ताकत अपनी ही सरकार के लिए बोझ और लाइबिलिटी बन गया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज राजनीति बिहार की में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो एक यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से होकर मुख्यमंत्री के दफ्तर के रास्ते तानाशाही के आरोप और गुमनामी के अंधेरों तक जाता है। आज हम परत दर परत समझेंगे कि कैसे एक बुद्धिजीवी प्रोफेसर बिहार का सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद सुल्तान बन गया। ये कहानी है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के उदय, शासन और पतन। जगन्नाथ मिश्र का जन्म सुपौल जिले के बलुआ बाजार गांव में एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्र पहले ही राजनीति में बड़ा नाम बन चुके। ललित नारायण मिश्र, यह नाम याद रखिएगा, जब भी हम सैम मानेकशॉ की कहानी सुनाएंगे उसमें इनका जिक्र अवश्य होगा। बहुत ही दिलचस्प किरदार है मिश्रा जी का भारतीय राजनीति में, और इंदिरा गांधी के सबसे खास सिपह सलारों में से एक हुआ करते थे कभी। जगन्नाथ मिश्र ने अपनी राह अलग चुनी। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। वे अकादमिक दुनिया में खुश थे, लेकिन बड़े भाई की छत्र छाया और राजनीतिक माहौल ने उन्हें सियासत से दूर रहने नहीं दिया। 1960 के दशक के अंत में ललित बाबू के कहने पर ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा और विधान परिषद के सदस्य बने, लेकिन वे हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई की तरह ही रहे। असली मौका मिला ललित बाबू की दुखद मौत के बाद। इंदिरा गांधी ने इस पढ़े लिखे और युवा चेहरे में एक वफादार सहयोगी देखा और उन्हें बिहार की कमान सौंपने का मन बना लिया। तारीख 11 अप्रैल 1975 डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये एक मुश्किल दौर था। देश जेपी आंदोलन की आग में जल रहा था और शपथ लेने के ठीक 2 महीने बाद यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोपी। जगन्नाथ मिश्र के लिए यह एक अग्नि परीक्षा थी। उन्हें इंदिरा गांधी की वफादारी निभानी थी। उन्होंने जेपी आंदोलन से जुड़े हजारों लोगों को जेल में डाल दिया। इस दौर में उन्होंने खुद को एक सख्त प्रशासक और इंदिरा के एक भरोसेमंद सिपाह सालार के रूप में स्थापित किया। लेकिन 1977 के चुनाव में जब जनता पार्टी की लहर आई तो कांग्रेस के साथ साथ जगन्नाथ मिश्र की सरकार भी बह गई। सिर्फ 3 साल बाद 8 जून 1980 को जगन्नाथ मिश्र ने एक महाराजा की तरह सत्ता में वापसी की। कांग्रेस को एक प्रचंड बहुमत मिला और इस बार जगन्नाथ मिश्र पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। यहीं से शुरू हुआ उनका वो दौर जो उनकी सल्तनत के नाम से जाना गया। पहला कदम वोट बैंक पर कब्जा। सत्ता में आते ही उन्होंने अपने 2 सबसे बड़े सियासी दांव चले। पहला, 1980 में ही उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस एक फैसले ने उन्हें मुसलमानों का निर्विवाद नेता बना दिया और उन्हें मौलाना जगन्नाथ का खिताब मिला। दूसरा, उन्होंने कई पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सूची में शामिल किया। इन दोनों कदमों ने उनके लिए एक विशाल वोट बैंक तैयार कर दिया। दूसरा कदम, अपराध और राजनीति का गठजोड़। 80 का दशक बिहार में जातीय हिंसा और अपराध के उदय का दशक था। 1980 में पिपरा नरसंहार हुआ जिसमें 14 दलितों की हत्या कर दी गई। इसके बाद नरसंहारों का एक सिलसिला शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है
इसी दौर में कोयला और शराब माफियाओं ने राजनीति में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। तीसरा और सबसे घातक कदम, मीडिया पर हमला। जब सरकार की चौतरफा आलोचना होने लगी तो जगन्नाथ मिश्र ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। जुलाई 1982 वो लेकर आए कुख्यात प्रेस बिल। यह कानून पत्रकारों को सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल भेजने का अधिकार देता था। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला था। पूरे देश में भूचाल आ गया। इंडियन एक्सप्रेस ने विरोध में अपना संपादकीय पेज खाली छाप दिया। दिल्ली में पत्रकारों ने संसद तक मार्च किया। दबाव इतना बढ़ा कि इंदिरा गांधी को खुद कहना पड़ा कि वे इस बिल के पक्ष में नहीं हैं। अंत में जगन्नाथ मिश्र को झुकना पड़ा और बिल वापस लेना पड़ा। ये उनके अहंकार की पहली बड़ी हार थी। चौथा झटका, अखफड़वा कांड। इसी बीच अक्टूबर-नवंबर 1980 की भागलपुर की घटना ने दुनिया भर में बिहार को बदनाम कर दिया। पुलिस द्वारा 33 विचाराधीन कैदियों की आंखों में तेजाब डालने की इस बर्बर घटना ने अखफड़वा कांड के नाम से सुर्खियां बटोरी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बर्बर और अमानवीय कहा। जगन्नाथ मिश्र सरकार की छवि पर एक ऐसा दाग लगा जो कभी मिट नहीं सका। प्रेस बिल पर हार और अखफड़वा कांड पर बदनामी। अब जगन्नाथ मिश्र दिल्ली में बैठे कांग्रेस आला कमान के लिए एक बोझ बनते जा रहे थे। उनकी छवि एक तानाशाह की बन गई थी। पार्टी के अंदर भी उनके विरोधी, खासकर राजपूत लॉबी उनके खिलाफ लामबंद हो गई। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि जगन्नाथ मिश्र की वजह से पार्टी की छवि को भारी नुकसान हो रहा है। 1984 में आम चुनाव होने थे और कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पतन की पटकथा लिखी जा चुकी थी और आखिरकार 14 अगस्त 1983 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। उनकी 3 साल की सल्तनत का अंत हो गया। एक प्रोफेसर जो सत्ता के शिखर पर पहुंचा था, वो अब अपनी ही पार्टी की राजनीति का शिकार हो चुका था। जगन्नाथ मिश्र की सल्तनत का सूरज तो अस्त हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा अंधेरा छोड़ गए जिसमें बिहार दशकों तक भटकता रहा। कांग्रेस ने चेहरे तो बदले, लेकिन उस अपराध और जाति के जिन्न को वापस बोतल में बंद नहीं कर पाई जिसे खुद उसने ही बाहर निकाला था। और फिर आया साल 1989। भागलपुर की गलियों में इंसानियत का ऐसा कत्लेआम हुआ जिसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। कांग्रेस के हाथ खून से नहीं बल्कि भरोसे की मौत के दाग से सने थे। बिहार का मुसलमान अब एक नए रक्षक की तलाश में था और पिछड़ों की फौज एक नए सेनापति का इंतजार कर रही थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो ऐतिहासिक भूचाल जब मंडल की आंधी और कमंडल के तूफान के बीच से उदय हुआ बिहार की राजनीति के सबसे बड़े बाजीगर का। देखिएगा कैसे भागलपुर के दंगों ने कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकी और कैसे एक ग्वाले ने दिल्ली की सल्तनत को ललकार कर पटना के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाया। यह कहानी मिस मत कीजिएगा। अगर आप बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब लालू का उदय हो तो आप उसे देखने वाले पहले व्यक्ति हों। मिलते हैं अगले अब तक के सबसे विस्फोटक एपिसोड में। शुक्रिया।